हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी हाइब्रिड जंक्शन, मैजिक टी और मैजिक टी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं डायरेक्शनल कपलर के बारे में। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डायरेक्शनल कपलर। सो मेनली डायरेक्शनल कपलर एक 4 पोर्ट जंक्शन डिवाइस होता है जिसको हम माइक्रोवेव सिस्टम में वाइडली यूज में लेते हैं और इसका मेन यूटिलाइजेशन हम देखते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव पावर को सैम्पलिंग करने के लिए। साथ ही हमें यहाँ मिनिमम डिस्टर्बेंस मिलता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए। So directional coupler is a 4-port device which provides a method of sampling energy from within a waveguide for measurement or use in another circuit. डायरेक्शनल कपलर में एक प्राइमरी वेवगाइड होता है और एक सेकेंडरी वेवगाइड होता है। हम इसको एक फिगर के द्वारा हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फिगर में आप डायरेक्शनल कपलर को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 4 पोर्ट्स होते हैं। दिस इज अ पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। ये हमारा प्राइमरी वेवगाइड होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द प्राइमरी वेवगाइड जिसके 2 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 1 और पोर्ट 2। इस प्राइमरी वेवगाइड से हमने यह एक सेकेंडरी वेवगाइड होता है जिसको हमने प्राइमरी वेवगाइड में एक स्लॉट कट करके उसके साथ में हमने इसको अटैच किया है। सो दिस इज द सेकेंडरी वेवगाइड जिसके 2 पोर्ट्स होते हैं एंड आर नेम्ड एज पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। देखिए हम यहाँ यह कह रहे हैं कि जो डायरेक्शनल कपलर होता है इसमें हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव पावर की सैम्पलिंग करते हैं। सो इस प्रकार से जब यहाँ पे हम पावर फैड करते हैं तो वो पोर्ट 3 और पोर्ट 4 में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आगे हम इसको और फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। हाँ, बट हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्टली डायरेक्शनल कपलर्स होते हैं ये यूजुअली सैंपल करते हैं एनर्जी को विच इज ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शनल, दैट इज द इंसिडेंट पावर ओनली। हाँ, बट हम डायरेक्शनल कपलर एक ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि एनर्जी को दोनों डायरेक्शंस में कपल करते हैं, लाइक इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पावर दोनों में, जिनको हम बाई डायरेक्शनल कपलर कहते हैं। उन्हें हम बाई डायरेक्शनल कपलर कहते हैं और बाई डायरेक्शनल कपलर को हम मेनली रडार कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। डायरेक्शनल कपलर को हम कई तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब हम डायरेक्शनल कपलर के किसी इनपुट पोर्ट पर पावर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में सारी जो पावर होती है वो उसके आउटपुट पोर्ट पर हमें मिलती है एक्सेप्ट फॉर द पोर्शन विच इज इंटेंडेड टू बी सैंपल्ड। अगर हमारी यहाँ पे किसी आउटपुट पोर्ट से पावर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उस केस में आइडियल डायरेक्शनल कपलर जो होता है वो किसी भी रिफ्लेक्ट पावर को आने से रोकता है सेकेंडरी लाइन में। यह एक आइडियल डायरेक्शनल कपलर का काम होता है कि यदि किसी भी उसके पोर्ट में कोई पावर रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो सेकेंडरी लाइन में उस रिफ्लेक्टेड पावर को आने से रोकता है। बट हम ये कहते हैं बट इन प्रैक्टिकल एक्चुअली कोई भी आइडियल डायरेक्शनल कपलर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हम यह एज्यूम करते हैं कि कुछ ना कुछ पावर का जो अमाउंट होता है वो बैकवर्ड पावर की फॉर्म में सेकेंडरी लाइन हम किसको कह रहे हैं, देखिए दिस इज द सेकेंडरी लाइन। कहने का मीनिंग यह है कि जब हमने फर्स्ट लाइन में कुछ इनपुट दिया तो हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो हमारा आइडियल केस होता है। बट आइडियल केस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रैक्टिकली हम ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो पावर होती है वो हमारी सेकेंडरी लाइन में बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है और जिसके अंदर जो फेज होता है इंसिडेंट फेज के करस्पॉन्डिंग वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। सो हम ये कहते हैं कि corresponding cancelling power on the secondary line and adding uncertainty to the measurement exists there in the directional coupler। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि even though directional couplers are 4-port devices, तो उस केस में हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल को एक्सटेंड कर सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं किसी एक गिवन पोर्ट पे पावर कपल करते हैं एंड इट कुड बी extended to any number of the other ports।
और ऐसे कपलर्स को हम अलग अलग शेप्स और साइजेस में हम डिजाइन कर सकते हैं। एक ऐसा ही कपलर होता है जिसको हम स्टार कपलर कहते हैं, और स्टार कपलर को मेनली यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम किसी एक गिवन पोर्ट पे हम सिग्नल देते हैं तो वो सभी अदर पोर्ट्स पे हम उसको कपल कर देते हैं। यदि हमने इस डायरेक्शनल कपलर के सभी चारों पोर्ट्स को टर्मिनेट कर दिया है तो उस केस में उनकी वहां कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होती है, एंड दैट इज फ्री ट्रांसमिशन ऑफ द पावर बिटवीन द पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। यदि हमने उसके सभी पोर्ट्स को टर्मिनेट किया है तो उस केस में क्या होता है कि जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के बीच में जो पावर का ट्रांसमिशन होता है दैट इज अ फ्री ट्रांसमिशन, उसमें कोई भी रिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं। फर्दर यहाँ पे हम ये कहते हैं कि देयर इज अ नो ट्रांसमिशन ऑफ द पावर बिटवीन द पोर्ट नंबर 1 एंड 3 और पोर्ट 2 एंड 4 में, क्योंकि उस केस में वहां पर कोई भी कपलिंग इन पोर्ट्स के बीच में अवेलेबल नहीं होती है। फर्दर अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्शनल कपलर को हम वेरियस डिजाइन्स में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शनल कपलर के स्ट्रक्चर के द्वारा उसके डिग्री ऑफ कपलिंग को डिफाइन किया जाता है। हम ये अज्यूम करते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर डायरेक्शनल कपलर के डायग्राम में देखा था, यहाँ पे 4 पोर्ट्स होती है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि यदि हमने पोर्ट 1 से पोर्ट 2 के बीच में पावर को कपल करते हैं, तो वो प्राइमरी वेवगाइड में हम करते हैं, तो उस केस में पावर का जो स्मॉल पोर्शन होता है वो पोर्ट 4 में भी कपल हो जाता है। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे यह कहते हैं कि उस केस में पोर्ट 3 में कोई भी पावर आउटपुट नहीं होता है। सो इट इज एन अजम्पशन अबाउट ए डायरेक्शनल कपलर कि यदि हम पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में पावर को कपल कर रहे हैं तो उस केस में स्मॉल अमाउंट, इस पावर का एक स्मॉल अमाउंट पोर्ट 4 में भी कपल हो जाता है, बट लेकिन पोर्ट 3 में हमें किसी भी प्रकार का कोई आउटपुट वहां हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस केस में हम यहाँ पे 4 पावर पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं, एंड दोज 4 पैरामीटर्स which will be discussed in further detail for the directional couplers are as P1. P1 क्या है? It is an incident power at port 1. Port 1 पे इंसिडेंट होने वाली पावर को रिप्रेजेंट करा जा रहा है P1 से। PR, it is a received power at the port 2, कि जब हमने port 1 पे पावर दिया तो port 2 पे कितनी पावर आई? PF, which is the forward power at port 4. PB, this is the backward power at port 3. किसी भी डायरेक्शनल कपलर की अगर हमें उसकी परफॉर्मेंस को हमें डिस्क्राइब करना है तो हम उनको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इन पैरामीटर्स को मैं फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है कपलिंग पैरामीटर, जिसको हम कपलिंग फैक्टर कहते हैं। कपलिंग फैक्टर को C, कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हमें यह बताता है, एक हमें कपलिंग फैक्टर एक टाइप का एक रेशो होता है। वो रेशो हमें यह बताता है कि जब हमने किसी प्राइमरी वेवगाइड में इंसिडेंट पावर दी है और सेकेंडरी वेवगाइड में उसके करस्पॉन्डिंग कितना पावर फॉरवर्ड हुआ है, इन दोनों अमाउंट्स का रेशो है, उसको हम कहते हैं कपलिंग फैक्टर। So the coupling factor, it is a measurement of the ratio of the incident power Pi in the primary waveguide to the forward power Pf in the secondary waveguide, और coupling factor को हम dB यानी कि डेसिबल में मेजर करते हैं। So इसका मीनिंग यह होता है coupling factor का कि इंसिडेंट पावर कितनी सैंपल हुई है। मैथमेटिकली coupling factor is given as coupling factor C, that is equals to the tan log of tan Pi upon Pf, and it is measured in decibel. Second parameter is the directivity, capital D. देखिए directivity क्या होती है? Directivity is again the ratio and it is the ratio of the forward power to the backward power. तो हमें ये बताता है कि फॉरवर्ड जब हमने किसी पॉट में पावर फॉरवर्ड किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग बैकवर्ड पावर का रेशो, दैट इज नोन एज द डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू द tan log tan Pf upon Pb. Here Pf is the forward power in decibel and Pb is the backward power in decibel.
जो ये डायरेक्टिविटी पैरामीटर है ये हमें यह बताता है कि जब हमने किसी प्राइमरी वेवगाइड में जो ट्रैवलिंग वेव है वो सेकेंडरी वेवगाइड के पर्टिकुलर पोर्ट से कितनी कपल हो रही है, डायरेक्टिविटी उस पैरामीटर को हमें यहाँ डिफाइन करती है। यदि हम किसी आइडियल डायरेक्शनल कपलर की बात करते हैं तो आइडियल डायरेक्शनल कपलर की डायरेक्टिविटी इनफाइनाइट होती है, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो आइडियल डायरेक्शनल कपलर एग्जिस्ट। जो डिजाइंड डायरेक्शनल कपलर होते हैं विच आर वेल डिजाइंड, उनकी डायरेक्टिविटी की वैल्यू 30 to 30 dB के बीच में होती है। अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ द डायरेक्शनल कपलर इज द आइसोलेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। अगेन इट इज द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट पावर टू द बैकवर्ड पावर। अगेन आइसोलेशन को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। सो आई विल बी इक्वल टू द tan log of tan pi upon pb। pi is the incident power in dB and pb is the backward power in dB। फर्दर आइसोलेशन को हम कपलिंग फैक्टर और डायरेक्टिविटी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आइसोलेशन I will be equal to the C plus D, कपलिंग फैक्टर प्लस डायरेक्टिविटी। देखिए, सो आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पैसिव डिवाइस में जो दो पोर्ट्स होते हैं उनके बीच में आइसोलेशन एक अटेन्युएशन के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यह बताता है। आइसोलेशन के द्वारा हम यह स्टडी करते हैं, एक टाइप से हमें एक अटेन्युएशन के अमाउंट को बताता है कि जब हमने किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे सिग्नल सोर्स दिया है और हम उसको दूसरे पोर्ट पे मेजर कर रहे हैं विच इज टर्मिनेटेड इन Z0, तो उस केस में सिग्नल में कितना अटेन्युएशन आया है विच इज मेजर्ड बाय द पैरामीटर आइसोलेशन। सो आइसोलेशन इज इक्वल टू द tan log 10 pi upon pb। Another parameter that is the insertion loss। देखिए, इंसर्शन लॉस एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम जब कंसीडर करते हैं कि जब हम यह बताते हैं कि जो हमारा डिवाइस है उसमें मेन लाइन में कितने लॉसेज हैं। इसके द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि जो डिवाइस है उसमें मिनिमल मेन लाइन इंसर्शन लॉसेज होने चाहिए। हालांकि हम किसी भी डायरेक्शनल कपलर के डिजाइन, उसके कंस्ट्रक्शन डिजाइन, कोएक्सियल एयर लाइन और कपल लेस ऑफर्स के द्वारा हम यह पॉसिबल कर सकते हैं कि उसके बीच में जो लॉसेज हो रहे हैं ट्रांसमिशन पाथ में वो कम से कम हो। बट लेकिन जब हम हायर फ्रीक्वेंसी के केस की बात करते हैं तो उस केस में इंसर्शन लॉसेज बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं और ये इंसर्शन लॉसेज फ्रीक्वेंसी के साथ में और पावर के साथ में ये इंक्रीज होते हैं। तो हमें यहाँ पे इन इंसर्शन लॉसेज को इन कॉजेज के कारण, इन होने वाले कॉजेज के कारण हमें यहाँ रिड्यूस करना होता है और ये जो होते हैं दैट यूजुअली दे आर मोर एक्सपेंसिव। अगर हम यह कहते हैं, लो इंसर्शन लॉस का क्राइटेरिया यह कहता है कि इसके द्वारा हम हमारी पावर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं बाय यूजिंग सम मेजरमेंट कंपोनेंट्स। यहाँ पे जो हम इंसर्शन लॉस की बात कर रहे हैं, इट रिलेट्स टू द टोटल आउटपुट पावर फ्रॉम ऑल द पोर्ट्स टू द इनपुट पावर। यदि हमने किसी एक पोर्ट पे इनपुट पावर दिया है तो उससे सभी पोर्ट्स पर आने वाले आउटपुट पावर को हम यहाँ रिलेट करते हैं इसके द्वारा। और साथ ही हम यह कहते हैं कि जो आउटपुट पावर है दैट इज, अगर हम यहाँ पे लॉसेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ लॉस की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन पाथ में जो सिग्नल आ रहा है उसके एम्पलीट्यूड में जो लॉसेज हो रहे हैं, ये जो लॉसेज होते हैं ये इनपुट पावर से कम हो जाते हैं। मतलब जो आउटपुट पावर जो होता है वो इनपुट पावर से कम हो जाता है। उसके पीछे मेन दो रीजंस होते हैं। एक मेन रीजन तो ये होता है कि जो इनपुट पावर होती है उसका कुछ पार्ट डायरेक्शनल कपलर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या फिर कुछ मिसमैचिंग के कारण वहां पे रिफ्लेक्शन होते हैं। तो देखिए, इंसर्शन लॉसेज डेफिनेटली जब हम कोई डिवाइस, हम किसी प्रोपोगेशन या किसी और पावर फैक्टर के कंपैरिजन में जब हम इनको यूज में लेते हैं तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि जितना हमने इनपुट हम किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे प्रोवाइड करवा रहे हैं और जब हम उनको किसी आउटपुट पोर्ट पर अचीव कर रहे हैं तो जो हमारा सिग्नल है वो कम नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि वहां पे कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है या रिफ्लेक्शन हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो उस केस में क्या होता है कि जो आउटपुट पावर हम देखते हैं आउटपुट टर्मिनल्स पे उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू द इनपुट पावर। बट हमें यहाँ पे इस पैरामीटर को रिड्यूस करना होता है।
बट क्योंकि यहाँ पे दो रीजंस ऐसे हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, जिनके कारण इंसर्शन लॉसेस यहाँ पे डायरेक्शनल कपलर में एग्जिस्ट करते हैं. सो दीज insertion loss parameter is represented by the tan log tan Pf plus Pr plus Pb upon Pi. Pf is the forward power, Pr is the received power, Pb is the backward power and Pi is the incident power. Fifth parameter which is explained for the directional coupler, that is the coupling flatness. कपलिंग फ्लैटनेस का मतलब ये होता है एक टाइप से ये हमारे कपलिंग में होने वाले वेरिएशन को शो करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर रहे हैं. इसका मीनिंग यह होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को हम किसी भी डायरेक्शनल कपलर में फैड करते हैं या जब हम उनको इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं तो उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी या हम ये कहें कि कपलर की फ्लैटनेस किस प्रकार से वेरी करती है, या हम ये कह रहे हैं कि जो हम कपलिंग प्रोवाइड करवा रहे थे इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के बीच में वो किस टाइप से वेरी करती है. सो इसको हम कहते हैं यहाँ पे कपलिंग फ्लैटनेस. अब हमें यहाँ पे ऑप्टिमम कपलिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए और उसको हम क्या करते हैं, एक मेथड के द्वारा हम डिजाइन करते हैं जिसमें हम सेंटरिंग मेथड कहते हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर बैंड की हम बात करते हैं कि यदि हम इस फ्रीक्वेंसी बैंड में हम डिस्कस करेंगे तो हमारा जो आउटपुट जो हम देख रहे हैं वो हमारा कपल्ड होगा. यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो कपलिंग फ्लैटनेस होती है वो एक क्वार्टर वेवलेंथ के लिए हमारे पास में बेस्ट अवेलेबल होती है एंड दैट इज विद इन द प्लस माइनस 0.75 dB. जब हम यहाँ पे इसको ऑक्टेव की फ्रीक्वेंसी बैंड से अबव बैंड में यूज में लेते हैं तो उस केस में ये जो फ्लैटनेस टॉलरेंस होती है ये रिलैक्स्ड हो जाती है क्योंकि इस केस में यहाँ पे कपलिंग रोल ऑफ हो जाता है. सो मेन रीजन ये है कपलिंग फ्लैटनेस जो मेनली डिफाइन करता है वो यहाँ पर यह डिफाइन करता है कि जब हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को हम किसी डायरेक्शनल कपलर में प्रोवाइड करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो कपलिंग पैरामीटर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो हम ये कहते हैं कि दैट इज द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी और इट इज द फ्लैटनेस ऑफ अ कपलर which defines as a measure of the how coupling varies over a given frequency range. कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमारी कपलिंग किस प्रकार से वेरी करती है. आगे हम बात कर रहे हैं अनदर पैरामीटर की, दैट इज द इम्पीडेंस पैरामीटर. यह एक नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द Z0. Important parameter another is the VSWR, that is termed as the voltage standing wave ratio, जिसे हम कहते हैं एक पर्टिकुलर इम्पीडेंस Z0 के रिस्पेक्ट में हम एक इम्पीडेंस का मेजर करते हैं. सो इट इज अ मेजर ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ अ डिवाइस रिलेटिव टू Z0. मैथमेटिकली अगर हमें किसी भी डिवाइस के VSWR मींस वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो को रिप्रेजेंट करना होता है तो इसका फॉर्मूला दिया जाता है 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ P डिवाइडेड बाय द 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ P. यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ P है यह है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड. VSWR के बारे में जब हम आगे अपकमिंग सेमेस्टर में हम सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इसको डिटेल में और स्टडी करेंगे. अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इट इज द एम्पलीट्यूड बैलेंस. एम्पलीट्यूड बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि द डिफरेंस इन द अटेन्यूएशन बिटवीन टू और मोर आउटपुट सिग्नल्स फैड फ्रॉम अ कॉमन इनपुट जनरली एक्सप्रेस्ड एज मैक्सिमम वेरिएशन. देखिए होता क्या है कि जब हमने किसी डायरेक्शनल कपलर के एक पोर्ट पर हमने सिग्नल फैड किया है तो उस केस में जो हम किन्हीं दो दूसरे या उससे ज्यादा पोर्ट्स पर जब हम आउटपुट देखते हैं तो उनके बीच में जो अटेन्यूएशन का डिफरेंस होता है उससे क्या होता है हमारे सिग्नल के बीच में मैक्सिमम वेरिएशन आता है. सो हम उसके लिए किस केस में हमें क्या करना होता है कि जो हमारे दो आउटपुट टर्मिनल्स पर जो हम सिग्नल देख रहे हैं उनके बीच का अटेन्यूएशन कम होगा तो उस केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा बैलेंस रहता है. अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द फेज बैलेंस. फेज बैलेंस के लिए हम ये कहते हैं कि when the difference in phase between two or more output signals fed from a common input generally expressed as a maximum variation relative to the nominal phase difference between the paths.
देखिए, जब हमने क्या करा है, एक पर्टिकुलर पॉट पे इनपुट प्रोवाइड किया है और 2 या उससे ज्यादा हम किसी पॉट पे जब हम आउटपुट देख रहे हैं तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है। दैट इज टर्म्ड एज द मैक्सिमम वेरिएशन रिलेटिव टू द नॉमिनल फेज डिफरेंस। और यूजुअली इनके बीच का जो पाथ फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है डायरेक्शनल कपलर क्या होता है, उसके हमने स्कीमेटिक डायग्राम की बात करी है, साथ ही हमने यहाँ